अस्सलाम वालेकुम। अब मैंने इस वीडियो में आप लोगों को एक ऐसी स्ट्रेटजी बतानी है कि आप लोग 10 लाख इन्वेस्ट करें और आपको मैं ऐसे बेस्ट डिविडेंड स्टॉक्स दूँगा जो आप मैं कहता हूँ जब तक अगले 10 साल तक एटलीस्ट उनको होल्ड कर सकते हैं आप। मैं ये ज़िंदगी भर नहीं बोलने लगा क्योंकि कोई पता नहीं कंपनीज़ का, कभी-कभार वो कंपनीज़ बीच में उनको मसले हो जाते हैं ना, तो इसलिए मैं कभी भी किसी कंपनी की गारंटी नहीं दे सकता। 5 साल से 10 साल एटलीस्ट आप होल्ड करें, ये इतने डिविडेंड दे देंगे कि आपकी जो ओरिजिनल प्राइस है वो रिकवर हो जाएगी। और इसमें मैं काफ़ी आपको ना एक गेम समझाऊँगा कि आपने खेलना कैसे है, सही है? तो लेट्स स्टार्ट विद दिस 10 लाख सही है। लास्ट वीडियो में मैंने बहुत डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में तो काफ़ी लोगों को कमेंट आया था, ये तो बहुत ज़्यादा आपने स्टॉक्स बता दिए। तो मानता हूँ यार वो ज़्यादा थे, लेकिन वो जो मुझे समझ आ रहे थे, जो अच्छे स्टॉक थे वो मैंने बताए थे। कुछ-कुछ स्टॉक्स आप लोग खुद रिसर्च करें कि क्या सही है या नहीं, मुझे कमेंट में बताएँ आप लोग। तो अब हमारे पास 10 लाख है, सही है। हम सेक्टर वाइज़ भी चलेंगे इसमें, लेकिन कुछ गेम हम खेलेंगे और वो है इधर मैं एक चीज़ पहले लिख देता हूँ, वो है स्टॉक स्क्रीनर। आप लोग थोड़ी-सी एक चीज़ सीख लें मेरे से। मैं ये बहुत 2-3 वीडियोज़ में दिखाया अभी ये होता क्या है। इसमें ना एक फ़िल्टर है, ठीक है? उस फ़िल्टर से आपको ये पता लग जाता है कि आप लोगों का डिविडेंड कितना स्टॉक दे रहा है। आप लोगों को वहाँ से एक रफ़ आइडिया हो जाता है, सही है? स्टॉक स्क्रीनर पे आप ऐसे जाएँगे, आप इधर से जाएँगे इस वेबसाइट पे dps.psx.com पे, ये ऑफ़िशियल वेबसाइट है इसकी, सही है? और आपने क्या करना है, इधर मार्केट पे जाके ये स्टॉक स्क्रीनर है, ये। फिर से बता देता हूँ, सुन लें आराम से। माय पोर्टफोलियो है, इधर नहीं, इसके साथ मार्केट वाला जो है ना इधर, और ये 5वें 6ठे नंबर पे आ रहा है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस पे जाना है, सही है? इधर जाके ना आपको कुछ स्टॉक्स नज़र आएँगे, वो आपने चूज़ करने खुद। मैं खुद करा दूँगा, टेंशन ना लो, क्योंकि काफ़ी स्टॉक्स उसमें ऐसे हैं, जो आपको ना फँसा देंगे। आप लोग को लगेगा यार ये बेस्ट स्टॉक्स है, लेकिन वो मुझे पता है उस तरह के नहीं होंगे, जिस तरह आप सोच रहे होंगे ना। तो ये आपने स्टॉक स्क्रीनर में ना अब आपने क्राइटेरिया सेट करना है, दिखा देता हूँ आपको। अब इधर आएँगे ना, इधर आप जाके बिल्कुल घूमना नहीं है आपको, मैं तरीका बताता हूँ आपने करना क्या है। ये काफ़ी स्टॉक्स आए हुए हैं और इसमें फ़िल्टर लगा हुआ है, किसका मार्केट कैप है, इस पे जब जाएँगे ना मार्केट कैप पे, तो अभी इस वक़्त बीओपी टॉप पे आ गया, वरना नॉर्मली डब्ल्यूटीआई टॉप पे फिर रहा होता था, अभी बीओपी आया हुआ है। इसलिए मैंने कहा था बीओपी जमा कर लो। अच्छा, ये मार्केट कैप है जहाँ पे कोई भी एंट्री नहीं है, इसको फिर से किया, ये देखो अब ओजीडीसी 1.2 ट्रिलियन तक चला गया, मतलब इतना जमा हो चुका है स्टॉक। हमारा मेन मकसद डिविडेंड वाला, तो हम डिविडेंड वाले के फ़िल्टर हो जाएँगे, ये वाला जो है ना डिविडेंड वाला फ़िल्टर, इस पे रहेंगे। इसको एक दफ़ा क्लिक किया और इसको दूसरी दफ़ा क्लिक किया। ये जब 2 दफ़ा क्लिक किया ना, तो फिर हमारी लिस्ट आ जाती है डिविडेंड्स की। फिर से मैं जाता हूँ, आपके सामने जाऊँगा। मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा बेसिक्स चले ना, बहुत छलांगे मारता हूँ मैं, आराम-आराम से जाऊँगा। मैं ये सामने मेन पे गया, सही है? मार्केट पे गया, ये जो टॉप पे आ रहा है ना, ये वाला, इस पे गया। क्लिक नहीं किया, खुद ही बस माउस हॉवर किया, ये देखो, माउस हॉवर किया, मतलब लेके गया माउस को ऐसे उँगली की तरह। थोड़ा-सा नीचे गया, स्टॉक स्क्रीनर, इस पे क्लिक कर दिया, सही है? अब होगा क्या, यहाँ पे घूमना नहीं है आपने। यहाँ पे वो सेक्टर वाइज़ इनको छोड़ दो अभी, इंडेक्स को, इसको भी छोड़ दो। आप सिर्फ़ नीचे जाओ और ये जो है ना, ये वाला पार्ट, इसको 2 दफ़ा क्लिक करना है। अभी मैं 1 दफ़ा क्लिक करूँगा, देखना 1, 2 बस। यहाँ से आपको क्या होगा, ये सारा जो हाईएस्ट डिविडेंड देने वाले स्टॉक्स हैं वो आ जाएँगे। अब प्रॉब्लम पता है क्या है? इसमें कुछ स्टॉक बड़े खतरनाक हैं, इसलिए इस पे पूरा बिलीव करना भी है, नहीं भी करना, सही है? मतलब इन अ सेंस कि यार कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो डिविडेंड दे चुके हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन अब नहीं देंगे शायद। उसमें नंबर 1 मैं ये दिखा देता हूँ आपको, ये पाकिस्तान होटल्स वाला स्टॉक है, सही है? इसे थोड़ा अवॉइड करो, क्योंकि इसकी एक स्टोरी थी, वो मैं अक्सर लाइव में बताता भी रहा हूँ। इसने एक दफ़ा बहुत हाईएस्ट डिविडेंड दिया था और ये 700 तक गया, ये 696 तक गया ना, उसके बाद इसलिए ये टूटा है और ये वापस ₹1 का हो गया स्टॉक ना। तो ऐसे स्टॉक से आपने अवॉइड करना है। तो ये तो हमारी तरफ से रिजेक्ट हो गया स्टॉक, सही है। फिर हमारा जो दूसरा स्टॉक है अल्टरनेट एनर्जी। अच्छा, अभी आपको एक चीज़ मैंने बताई नहीं फिर भी। इसमें ये है कि डिविडेंड यील्ड बता रहा है। डिविडेंड यील्ड क्या होता है कि जो प्राइस है उसको आप डिविडेंड से डिवाइड करो तो एक वैल्यू आती है, उसको हम डिविडेंड यील्ड कहते हैं, सही है। और उससे ये पता लगता है कि आपका जो एक स्टॉक है वो कितना डिविडेंड दे रहा है, कितनी देर में वो प्राइस रिकवर कर देगा। मतलब मैंने अगर 4 लाख डाला है एक स्टॉक पे, वो ₹40 का स्टॉक है, तो मेरे कितने सालों में वो पैसे रिकवर होंगे, तो वो डिविडेंड यील्ड की एक परसेंटेज निकल आती है। बैंकों का मेरे ख्याल 10% के अराउंड होता है, सही है। अब कुछ स्टॉक्स हैं जिनकी डिविडेंड यील्ड बहुत अच्छी है और वो अब डिविडेंड दे भी नहीं रहे, ये भी मसला है ना। अब आल्टर्न की डिविडेंड यील्ड क्या देखो 141 है, लेकिन वो डिविडेंड नहीं दे रहा आजकल, वो बड़ा खतरनाक हो गया ना। इसी तरह एएचसीएल है, आरिफ हबीब कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसकी डिविडेंड यील्ड 60 तक चली। इसकी डिविडेंड यील्ड क्यों ज़्यादा है भला? ये एक पॉइंट पे ना बहुत हाई प्राइस पे था। इन्होंने अभी इसको ब्रेक किया, इसको तोड़ा है और इसने डिविडेंड दिए 1 पॉइंट बहुत ज़्यादा, ₹7 दिया था। तो ये स्टॉक अब लेने वाले नहीं बनते, ठीक है? आपने लेने नहीं है ये वाले स्टॉक्स। अभी आप आम सा बच्चा होगा ना, वो पहले 3 स्टॉक खरीद के बैठ जाएगा। मैं कहता हूँ नहीं जी, आप चौथे से शुरू हो जाएँ, चौथा स्टॉक थोड़ा बेहतर है। डिविडेंड यील्ड भी ठीक है, बुरी नहीं है, 43.71 है। इस पे जाएँ 29.50। मैं कहता हूँ यार ये स्टॉक ठीक है। क्यों भला? क्यों रीज़न, उसकी रीज़न बता देता हूँ। अभी इसने इस साल भी डिविडेंड दे दिया। अब इसकी पहले एकदम मुझे ये कन्फर्म कर दो, फंडामेंटल्स चेक करने दो। 3.17, 3.91, 1.19, 0.23, अब इसकी वजह से कम है, ठीक है? एक चीज़ ये थोड़ा क्रिटिकल है। और एनुअल देखो,
तो ये ड्रॉप हुई है 7.76 से इसको देखा करो और 6.61। ठीक है, बड़े लोग कहते हैं कि आप प्राइस टू अर्निंग रेशियो नहीं देखते, फलाना देखते हैं। इसकी मैं किसी दिन अपनी लॉन्ग वीडियोज़ में दिखाऊँगा कि ये कैसे चेक करना है, मैं अभी नहीं कर रहा, ठीक है? आपको पता ही नहीं है, मुझे सब पता है। मैं खुद नहीं करता क्योंकि मैं अगर एक-एक वीडियो में एक-एक स्टॉक की शुरू कर दूँ ना तो मेरी 2-2 घंटों की वीडियो हो जाएगी। आप लोग तो अभी भी कहते हो 20 मिनट से ऊपर हो जाती है आपकी वीडियो, तो आप लोगों के लिए मैं कह रहा हूँ कि एक-एक चीज़ को नहीं मैं लेके जा रहा। मेरी कोशिश है कि टू द पॉइंट पे जाऊँ और आगे से आगे भागूँ, सही है? अब इसने ना अभी रिसेंटली डिविडेंड दे दिया। मतलब ये जुलाई वाला जो क्वार्टर था इसका, इसने 25% दे दिया, मतलब ₹2.5 दे दिए। तो ये उम्मीद है ये नेक्स्ट टाइम भी देगा, सही है? तो ये एक्सेप्टेड हो गया। तो मैं यहाँ पे अगर जो मेरा वो टेबल बनने लगा है, टेबल तो नहीं, वो जो मैं एक लिस्ट बनाने लगा हूँ, बहुत कुछ खुला हुआ है असल में। यहाँ पे मैं एक तो लिख देता हूँ ईपीक्यूएल एक्सेप्ट हो गया, सही है? अभी मैं बनाता हूँ, बहुत मज़े का बनेगा, सब्र करें। मुझे पता है आप कहेंगे यार ये थोड़ा-सा आप अजीब-सा चल पड़ा है। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। तीसरे नंबर पे कोहिनूर एनर्जी, इस पे भी मुझे थोड़ा-सा शक है। इसकी भी बोर्ड मीटिंग आई है, इसका कन्फर्म हो जाए डिविडेंड दिया तो सही है, नहीं दिया तो नहीं। और आप लोग एक चीज़ नोट करना, ये जितने भी स्टॉक्स हैं ना 1, 2 और 3, ये तीनों जो हैं आपको पता है किस कौन से स्टॉक्स हैं? अब आपको दिखाता हूँ ये कौन से स्टॉक्स हैं। जब आपको याद होगा कि आईपीपीज़ ने एक पॉइंट पे बहुत ज़्यादा डिविडेंड्स दिए थे, तो ये वो आईपीपीज़ हैं जो डिविडेंड की वज़ह से अभी भी इधर बैठे हैं टॉप पे। तो आपने क्या करना है, बड़ा देख के चलना है अब। आईपीपी से बिलीव नहीं करना फुली तौर पे। हाँ, आपको ने भी डिविडेंड अनाउंस कर दिया है। इसने ₹10 दे दिए। इसकी क्या प्राइस चल रही है करंट 192.24 चल रही है। तो हपको तो एक्सेप्टेड है मेरी तरफ से। कैपको देगा डिविडेंड। ये अगले 10 साल तक डिविडेंड दे सकता है, इसके बाद इतना पैसा है। नेशनल पावर देता है लेकिन थोड़े कम देता है, बीच में रुक जाता है। अल्टरनेट भी देता है लेकिन रुक जाता है। तो निषाद चूनिया पावर लिमिटेड ये भी देता है लेकिन ये थोड़ा-सा कभी देता है, कभी नहीं देता। ₹2 देगा लेकिन थोड़ा रुक जाएगा। बस गेम पता है क्या है? आपने जो डिविडेंड लीग में आप कहानी समझाने लगा हो ना, आपने इनके पीछे नहीं रहना, क्योंकि इनका फ्यूचर पता नहीं है। ये जो है ना पावर जनरेशन, इनका फ्यूचर नहीं पता। इसमें जो सेफ है वो ये 2 हैं, अपको और कैपको, ठीक है? बाकी एक ईपीक्यूएल भी थोड़ा सेफ है क्योंकि ये उसका ग्रुप है ना एंग्रो का, तो जो एंग्रो वाला ग्रुप है वो स्ट्रॉन्ग है ना, इसको अगर आप खोलें, यहाँ आगे खोला हुआ पिता ये रहा। इसको मैंने वही बोला कि आपने ना वो देखना होता है ओनर कौन है। मतलब ये जो एक बंदा है इसको सर्च करें और इसको भी सर्च करें ये कौन लोग हैं। बाकी ये जो ग्रुप है ना, ये एंग्रो का ग्रुप है, ये इधर आ गया ना, ये लिखा है। दाऊद हरकुलिस और ये एंग्रो ग्रुप, ये बहुत रिच फैमिली से है ना। जो रिच फैमिली के लोग हैं वो आपके लिए सेफ हैं। मतलब ये स्टॉक अगर आपके पास पड़ा होगा ये सेफ रहेगा। अब आप कहेंगे जी निषाद वाला आपने मना कर दिया उधर पिछले में, यार निषाद रख लो, मेरे पास खुद भी है ये वाला स्टॉक। इसको तो मैं रिकमेंड करता हूँ, आप रख सकते हो इस स्टॉक को। ये मैंने खुद भी रखा हुआ है। इसका बस मुझे एक दफा कंफर्म होने दो कि क्या ये डिविडेंड देता है इस दफा कि नहीं देता है। इसने लास्ट टाइम दिया था, इसी साल दिया था और इसने ₹2 दिया था, तो ये डिविडेंड देता है अपने हिसाब से। अब आपने वैसे मेरी तरफ से मैं इसको कैसे कैलकुलेट करूँगा, 2 + 2 4 हर साल अब ये 4 रुपए दे रहा है। 24 में कितना दिया था? इसने 3 क्वार्टर्स में दिया। अब इसका अगला क्वार्टर में कंफर्म करना कितना देता है। तो लास्ट टाइम इसने पिछले साल 5 + 2 + 2.5 मतलब 7 + 2 9.5 दिया था। इस इतनी कम प्राइस है, मतलब ये स्टॉक मुझे याद है ₹25 का था और 9.5 डिविडेंड दे दिया, तभी ये 40 तक का पहुँच गया। तो ये स्टॉक मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ, सही है? मैं इसको भी लिख लेता हूँ, चलो एनपीएल, ये तो एक्सेप्ट हो गया। अब 10 लाख के पोर्टफोलियो में ये डाल चुका हूँ, सही है? आ जाओ अब इधर वापस स्टॉक स्क्रीनर पे। फिर है बीओपी, इसको रख लो, बहुत अच्छा स्टॉक है, डिविडेंड देगा। इसके बाद है पाक गल्फ लीजिंग कंपनी। अब यार इस स्टॉक का मुझे कंफर्म करना है। हर स्टॉक के पीछे नहीं भागना आपने, कुछ स्टॉक्स को चेक भी करना होता है कि क्या कर क्या रहे हैं। एक तो लीजिंग कंपनी है, लीजिंग कंपनीज़ का कोई सर-पैर नहीं होता, सही बात बताऊँ। आप ज़ लीज़ वाली ज़मीन लेते हो? नहीं लेते ना, तो लीजिंग कंपनीज़ का भी ख्याल रखना होता है। नहीं जी, कॉन्सेप्ट डिफरेंट है जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं, वो भाई मैं सीरियस कह रहा हूँ, उसका ख्याल करना। इसकी वजह से एक चीज़ अच्छी है कि इसने अभी अपने आप को इम्प्रूव किया है, सही है? और डिविडेंड्स ओवरऑल जो है ना, इसने 24 में ही दिया है और 23 में, हर साल 1 दफ़ा दे रहा है और बीच में रुक गया है। ये देखो इसका ये लाज़मी देख लिया करो, 24 में दिया था, 23 में, 22 में, 21 में मिस किया भाई इसने, 19, 18, 17, 16, 15 और फिर देखो 6 साल गैप ले आए बीच में। तो ये लाज़मी ना इसका चेक करो कि बीच में किधर जा रहा है और फिर एक ये चीज़ देख लिया करो, इसने 15 में 10 साल पहले जो है, मतलब अभी 25 चल रहा है, तो 10 साल पहले इसने एक राइट शेयर दिया था। राइट शेयर ये होता है कि कंपनी डूब रही है, तो कंपनी ने अपने सपोर्ट के लिए आपको अपना राइट पार्टनर बना लिया। दैट इज़ वेरी खतरनाक फॉर एनी कंपनी अनलेस कि वो अपने आप को रिकवर करे, तो सैमसंग ने रिकवर किया है। सेकंडली जब कंपनी ज़्यादा बोनस दे, तो समझो कंपनी में कोई गेम चल रही है। कभी-कभार अच्छा भी होता है बोनस देना, लेकिन कुछ कंपनीज़
बोनस देती है, पब्लिक को अट्रैक्ट करती है कि मेरी तरफ आओ, सही है? तो ये मेरी तरफ से रिजेक्ट है कंपनी यहाँ से। वही आगे निषाद जूनियर पावर लैंड, इससे बेहतर मुझे वैसे एनपीएल लगता है, इसका डिविडेंड ज़्यादा अच्छा है। कैपको मैंने कहा था ये देता रहेगा आपको, इंटर मार्केट सिक्योरिटीज़ और ये पिकेट और जीआरआर। अच्छा, अब देखो जीआरआर भी आ गए यहाँ पे, इसका मैं बता देता हूँ आपको। अब आप कहेंगे यार आपने तो वो 10 लाख का पोर्टफोलियो, आप इधर स्टॉक्स को मैं एनालाइज़ इसलिए कर रहा हूँ कि कोई नया बच्चा जो जाएगा वो फँस ना जाए इधर, ये क्योंकि एक ट्रैप भी है। यहाँ पे काफ़ी स्टॉक्स जो हैं वो फारेंगे मेरी तरफ से। अब इसने दिए थे बहुत बड़ा डिविडेंड, ठीक है? इसने दिया था ₹3 ना, अभी पिछले 2 महीने पहले की बात है, ये देखो। और ये न्यू कंपनी, इसका कोई सर-पैर का नहीं पता क्या सीन है। क्या पता ये भाग जाएँ, कोई पता नहीं। मैं इस कंपनी के खिलाफ नहीं बोल रहा। कभी-कभार क्या होता है, कंपनीज़ डिविडेंड देती है, पब्लिक को अट्रैक्ट करती है और खुद बीच में से गायब भी हो जाती हैं। फिर आपको इस तरह करके नज़र आता है ये, इस जिस तरह ये कंपनी खेल रही है अब। नॉन कंप्लायंट है जी हम। नॉन कंप्लायंट क्यों होता है? क्योंकि ये अपने अखराजात नहीं शो करना चाह रहे स्टॉक मार्केट वालों को। इसका कोई पता नहीं। अभी शायद ये अगले फ्यूचर में कुछ कर जाए, इसकी काफ़ी मार्केटिंग भी हो रही है। मैं अक्सर व्हाट्सएप ग्रुप पे इसकी तारीफ़ें सुन रहा होता हूँ। इसने अभी दिया तो है डिविडेंड, बड़े लोग फँस गए ₹24-25 का लेके ये। 24 तक गया था मेरे ख्याल से मैक्सिमम ये, इसका ये पीक आया था। नहीं 23.4, वैसे 24 से वापस मुड़ा हुआ है ये देखो यार। अब यहाँ पे एक बंदा लेके फँस गया, जैसे 24 लाख डाला वो फँस गया। अब वो 19 लाख पे बैठा हुआ है। मतलब 4 लाख का उसको एक लिहाज से डाउन पे बैठा हुआ है। तो आपने खाली ऐसा नहीं जाना, आप ये लोनली स्टॉक जब है ना तब लेना है। लोनली स्टॉक कब बनेगा ये? अब ये साल में कब देता है इसका, ये याद रखो जल्दी से इधर आओ। हर साल ये सितंबर के करीब देता है डिविडेंड, मतलब कि आप ये जिसको यहाँ से मार्च के महीने में ना इसको एज़ अ लोनली के तौर पे उठा के देख लो, ये शायद डिविडेंड दे दे, ठीक है? 3, 1.7, 3.5 हर साल से दी देना शुरू कर दे, न्यू कंपनी है। फिर मसला ये है इसका, एक दफ़ा ये देख लेंगे और इसकी कितनी पावर है, 2.4 बाई 1.94, 1.8, 3.85। ये मैं ईपीएस एनुअल चेक कर रहा हूँ, ये जो ईपीएस है ना, अर्निंग पर शेयर। मैं क्वार्टरली चेक करूँ तो इसने अपने आप को मेंटेन किया है। तो कंपनी में अभी भी कुछ सर-पैर तो है, जोड़ा हुआ है, कुछ करना चाह रही है, ठीक है? बट आई वुड नॉट रिकमेंड दिस स्टॉक। आपकी मर्ज़ी, आपने डालना है तो डाल लें इसको, सही है? फिर जाओ जी, अब एक और आ गया जी, बैंक ऑफ खैबर। मैं नहीं इसकी तरफ जा रहा, लेकिन चलो इसको खोल लेते हैं। अब यार ये ना स्टॉक्स लो प्राइस के हैं तो डिविडेंड दे देते हैं, ऊपर से बंदे फँस जाते हैं, सही है? इस तरह के ग्राफ से मुझे वैसे ही डर लगता है कि इसमें वॉल्यूम कम होता है। ट्रेडिंग वॉल्यूम देखो कितना है, 10,000 है, सही है? ऊपर से वीएआर देखो, वैल्यू एट रिस्क, इसका ये मतलब होता है वीएआर का। तो आप जब 20 से ऊपर जाते हैं तो वो वैसे ही खतरनाक पॉइंट पे आ जाता है स्टॉक। मतलब दिस इज़ सम सॉर्ट ऑफ वेरी वोलेटाइल स्टॉक। मतलब किसी टाइम भी आपका ये ₹25 जो है ये 20 का हो जाएगा। आपने 25 लाख डाला, अगले ट्रेड में ये 20 लाख के करीब होगा। आपको यार मेरे तो 5 लाख उधर ही फँस गए। तो इसलिए इस तरह स्टॉक से मैं थोड़ा अवॉइड करता हूँ, सही है? बाकी इसकी ओवरऑल अच्छी है, ये बुरी नहीं है। 1.8 से 1.52 तक गया है। पठानों का बैंक है, पठान कुछ भी कर सकता है भाई। ये थोड़ा-सा प्राइस अर्निंग ग्रोथ रेड है, मतलब ये नेगेटिव पे चली गई है और ये जो रेड होता है ना, ये नेगेटिव होता है, सही है? और ये भी इसका अच्छा खासा ड्रॉप हुआ है, ईपीएस ग्रोथ जो है। डिविडेंड दे रहा है, लेकिन यार ये चीज़ें सारी देख के आपने डिविडेंड सिलेक्शन करनी है, सही है? अब मैं क्यों इस तरह आपको एक-एक स्टॉक यहाँ स्टॉक सिलसिले से लेके जा रहा हूँ, ताकि आपको थोड़ा-सा आइडिया हो जाए कि ये आँखें बंद करके नहीं बता रहा स्टॉक्स। अब एक ये मुद्दरब्बा है, सही है? अब इसका भी ग्राफ देखो कैसा है। इस तरह के ग्राफ्स ना बड़े खतरनाक होते हैं। ये एक दफ़ा ये ट्रेड हुई है, अगली दफ़ा ये ट्रेड हुई है, मतलब कि देयर इज़ वेरी लेस ट्रेडिंग और ऊपर से खतरनाक वही बात आ गई है, देखो वीएआर ये लाज़मी देखा करो, वीएआर कितनी है किसी स्टॉक की, 35 है यार। आपका मतलब अभी आपने इधर डाला ₹13 का स्टॉक, अगला ट्रेड में 15.40 और भाईजान पैसे गए आपके। और एक ही दिन में इतना बड़ा इसका गैप आया प्राइस में। अभी आपके ₹2 तो है भाई, जो 13 लाख वाला 15 लाख पे गया, उसको पता लगेगा ना वो ₹2 क्या था। हमें तो लगता है 13,000 से 15,000 में वो बड़े लोग भी हैं इसमें। ऊपर से वॉल्यूम देख लिया करो, जो कम वॉल्यूम है तो समझो इसमें ट्रेडिंग नहीं हो रही, मतलब नहीं है इसके अंदर कोई। जो गया वो फँसा हुआ है इसके अंदर और वो इंतज़ार कर रहा है। हाँ, ये अच्छा है कि फ्री फ्लोट 40% तो 60% फ्री पड़ा हुआ है, सही है। ऊपर से इसका एनुअल देख लिया करो लाज़मी। अभी क्लास यार एनालाइज़ ही कर रहा हूँ मैं स्टॉक आपके सामने, सही है। फिर आप ये प्राइस अर्निंग ग्रोथ देखो इसकी रेड पे, 0 से रेड पे चली गई और जो पहले भी रेड थी और फिर भी ड्रॉप हुई है। लेकिन भाई जी स्टॉक मज़े का जो डिविडेंड देता है, तो ये स्टॉक जो है ना, ऐसे स्टॉक्स क्या होते हैं, इधर आ जाते हैं, टॉप 10 में आ जाते हैं। हाँ जी, हम हैं जी। आपको जो मैं बताऊँ ना स्टॉक मज़े का है, वो यूपीएल है यहाँ पे। डिविडेंड भी अच्छा दे रहा है, काम भी चलाएगा, मार्केट कैप भी बहुत ज़्यादा है, सब कुछ है। तो यूपीएल आप यस कर सकते हैं। इसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये टूटा है अभी रिसेंटली, हेवीएस्ट टूटा है, ये 363 तक गया है, सही है? तो यूबीएल मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर सकता हूँ एक, लिख भी देता हूँ। जो सेलेक्ट होंगे वो मैं लिखता जाऊँगा, सही है? यूबीएल। चलो अगले पे आओ जी। फिर आपका सैनी है। यार पाखड़ी का भी कंफर्म नहीं डिविडेंड देता, लेकिन देगा ये ₹1.5 देता है और ये ₹14 का, इसकी प्राइस में इंक्रीज़ नहीं आता। स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने डिविडेंड अच्छा दिया, 72 का था। अब आप कहेंगे जी आप तो बाकी में कोई तारीफ़ है, आप स्टैंडर्ड चार्टर्ड कब लेने लगे? क्योंकि मैं ये वीडियो जो उसकी बना रहा हूँ आपकी क्या नाम है डिविडेंड वाली की बना रहा, तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा। और इसमें भी एक मसला इसका सिर्फ़ ये है, अच्छा एक और मज़े की बात बताऊँ,
इसका मसला ये है कि ये 5% फ्री फ्लोट है ना, 95% ओनर के पास पड़ा हुआ है। अच्छा, इसका डर पता है क्या है? क्योंकि इस बैंक का भी फ्यूचर नहीं पता पाकिस्तान में, मे बी इट विल लीव पाकिस्तान। तो ये पब्लिक बहुत डर के स्टॉक में आ रही है। जब कोई पता ही नहीं है फ्यूचर, तो क्या पता क्या हो सकता है? तो इसलिए पब्लिक ज़रा डर के आती है, सही है। एक मज़े की चीज़ है, ये 5% है तो ये मल्टीबैगर बन सकता है। किसी टाइम भी ओनर खुद जब आएगा ना खेलने पे, तो इस स्टॉक को वो 300 तक ले जाके जा सकता है। लेकिन मैं इस स्टॉक से थोड़ा-सा अवॉइड करता हूँ। हाँ, मानता हूँ कि ये मल्टीबैगर बन सकता है और सब कुछ है, इसमें डिविडेंड भी अच्छे दे रहा है, ट्रेंड कर रहा है, प्लीज़ मेरे पास आओ। लेकिन इस स्टॉक का फ्यूचर नहीं पता, इस बैंक का फ्यूचर पाकिस्तान में नहीं पता क्या सीन है। आप में से बताओ कितने अमीर लोग हैं जिनका सेंट्रल बैंक अकाउंट है? इतना वो टैक्स काटते हैं, लोग जाते ही नहीं, कहते भाई नहीं रहने दो। पहले एक टाइम होता था सेंट जॉन में ये अकाउंट है हमारा, अब ज़रा लोग अवॉइड करते हैं इसको। हाँ, डिविडेंड मज़े के देता है। हर साल अपने ये 3 क्वार्टर में देता है, मतलब ₹8, ₹7 देता रहता है ये। तो ये उस हिसाब से अच्छा है। बहुत ज़्यादा स्टॉक्स खुल गए भाई, वो मेरी स्टॉक्स थी ना वाली लिस्ट किधर गई ये रही। अच्छा, एक और स्टॉक था सियान, इसका मैंने बहुत पहले भी बताया था कि ये वो स्टॉक्स हैं जो आपका क्या नाम है वो करते हैं, जो बाकियों से डिविडेंड लेके आपको डिविडेंड दे देते हैं। तो ये 20 से 40 के बीच में फिरता रहता है। मैंने जो बोला था वही, वो 20 से 40 के बीच में फिरता रहता है स्टॉक, और ये कभी-कभी डिविडेंड नहीं भी देता है, इसका ये मसला है। ये देखो 25 अब देखो 3 साल इससे गायब हो गए बीच में से, क्योंकि इमरान खान का दौर था और उसने फिर टैक्स भी लगाया था, तो डिविडेंड भी में कम पड़ गए थे। अक्सर कंपनी देना ही छोड़ दिया था, कहते हैं हम नहीं दे रहे डिविडेंड। बैंकों ने देना छोड़ दिया था, मुझे याद है बड़ा रौला पड़ गया था। अब मैं वीडियो का प्रॉपर शुरुआत करता हूँ, जो मैं आपको स्टॉक्स बताने लगा हूँ तो वो आप देखते जाना। बाकी सैनी भी है, एटीआईएल भी है, ये इंश्योरेंस कंपनी है। और आपने ना यहाँ पे इनका असल में देखो डिविडेंड यील्ड किसकी अच्छी है। मैंने कहा ना बैंकों की 10 से 15 के बीच में होती है, वो ये देखो 14.86, तो यूबीएल की सबसे अच्छी आ रही है। यार मुझे जो बैंक पसंद है वो आ ही नहीं रहा सामने। सुनहरी बैंक की 9.90 यार, वेरी गुड। प्राइस कम है, डिविडेंड देता है, ₹2.5 ₹3 देता है। जो मुझे बैंक पसंद है वो आ ही नहीं रहा इधर, पता है? जो मुझे पसंद है उसका नाम है एमसीबी, वो अभी भी नहीं आया इस पूरी लिस्ट में, किधर गया यार? एमईवीएल आ गया, एमसीबी नहीं आया, हैरत की बात है भाई। चलो, शायद में नज़र नहीं आया होगा। बहरहाल अब मैं आपको ना जल्दी से एक पोर्टफोलियो बना देता हूँ, ठीक है? चलो, लेट्स स्टार्ट। इनको इधर ही पढ़े रहने दो नामों को। हमने क्या करना है, डिवीज़न ऐसा करनी है कि ये हमारे पास 10 लाख रुपए है, सही है? हम क्या करेंगे, एक स्टॉक है, मैं पहले वो खोल के दिखा देता हूँ जल्दी से, फिर आप लोगों को ईज़ी हो जाएगा। एमसीबी है। इस स्टॉक की हिस्ट्री है, ये अक्सर आपको ना ₹9 देता है पक्का। अभी देता ही आ रहा है, ये 24 से शुरू हुआ है और हर क्वार्टर में ₹9-9 दे रहा है। तो ये साल का जो है 9 इंटू 4 करो ना, 18, 27, 36, ये साल का आपको 36 पीस पक्का देगा। मैं तो यहाँ मैं एमसीबी एक लिख देता हूँ, सही है? मैं अब यहाँ पे एक कैलकुलेटर खोलता हूँ, सिर्फ़ कैलकुलेशन समझाने के लिए, एक दफ़ा मुझे सिर्फ़ इसको करने दो, सही है? मैंने अगर 3,50,000 डाले, सही है? तो मेरे पास कितने आ गए? ये 1000 स्टॉक आ गया ना मेरे पास, तो हर साल मुझे ₹36 मिलेंगे, तो 36,000 आता रहेगा। इसमें मैं मल्टीप्लाई करूँगा 0.85, तो मुझे 30,000 अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। अब भाई आप सोचोगे मैंने ये क्या लिखा है, कुछ समझ नहीं आया तो मैं समझा देता हूँ। इस वक़्त इसकी प्राइस है 3,51,000, सही है? मैंने डाला 3,51,000 इसके अंदर, तो मेरे पास कितने आए? आई इन्वेस्ट 3,51,000 इन एमसीबी, आई रिसीव, आई गेट 1000 स्टॉक्स ऑफ एमसीबी, सही है? पर स्टॉक ₹9 डिविडेंड। अब इधर मैं लिखूँगा 1000 स्टॉक्स मल्टीप्लाई बाय, नहीं इधर एक चीज़ गलती होगी, पर स्टॉक ये ₹36 डिविडेंड एनुअली, मतलब साल का 36 दे रहा है, तो मेरे पास 1000 इधर जमा हो गए हैं। जब 1000 मल्टीप्लाई 36 करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 36,000। और मुझे एक मसला ये हो रहा है, अब मैं हूँ फाइलर, इफ फाइलर तो 15% टैक्स है ना, वो इस तरह करना है आपने कि इस प्राइस को आपने मल्टीप्लाई करना है 0.85 से, तो जो वैल्यू आएगी वो 30,600 आएगी ना, सही है? ये आएगा। आपने फाइनल ही सोचो, नॉन फाइनल 30% है तो वो बहुत ज़्यादा है, उसके लिए आप 0.7 से मल्टीप्लाई करोगे, सही है? तो मुझे 30,000 आएगा। अब मैंने इस प्राइस तक रीच करना है, किस तरह पहुँचूँगा मैं? मुझे मतलब 3,51,000 तक पहुँचना है फ्रॉम 30,600। कैसे जाऊँगा? 3 इंटू 11 करूँ, 30,000 इंटू 11 करूँ तो मैं नियर टू दैट प्राइस पहुँच गया हूँ, सही है? अब इस 11 को मैं नहीं कहूँगा कि मैं 11 सालों में पहुँचूँगा, नहीं ऐसा नहीं है। इसमें मैं करूँगा -5, तो मेरा बनेगा 6। विदिन 6 इयर्स मैं इस अपनी ओरिजिनल प्राइस पे पहुँच जाऊँगा, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि मैंने 5 क्यों माइनस किया, क्योंकि बीच में एक बात याद रखना, कैपिटल गेन भी होता रहेगा और वो डिविडेंड में री-इन्वेस्ट भी करूँगा, तो जो मेरी ओरिजिनल प्राइस है वो कम होती जाएगी। 6 ईयर्स भी मैंने ज़्यादा बता दिया, ये एटलीस्ट आपको 4 इयर्स में आपके पैसे ये पूरे कर देगा, यही स्टॉक जो है। आपको 1 साल का जो है 36,000 के करीब मिलता रहेगा और आप इसको आराम से जमा करते जाओ स्टॉक को। अब आ जाओ मेन मुद्दे पे, जो मेरा असल मुद्दा था कि कौन से स्टॉक्स बंदे को उठाने चाहिए इस पूरे मामले में। तो ये वाला जो है ना मैं इधर लिखता हूँ और अब मैं शुरू हो जाऊँगा बिन ब्रेक। सुनते जाओ और देखते जाओ। सबसे पहले जो है हमारे पास एमसीबी आ गया।
आप कहोगे कि आपने एमसीबी क्यों चूज़ किया, कोई और चूज़ करो। यार यूबीएल जो है ना, किधर गया एक मिनट, यूबीएल मैं खोलूँगा इसके इसके मुकाबले में यूबीएल ये रहा। यूबीएल देता है आपको 11 के हिसाब से, 11 इंटू 4 द 44 और ये दे रहा है ₹9। अब ऐसे अच्छा यहाँ पे इन्होंने एक गलती की हुई है पता है। अब इसे 16 लिखा है लेकिन इसे दिया था ₹8 मुझे याद है। तो यूबीएल आपको देता है ₹8 के हिसाब से स्टॉक, सही है? यूबीएल देता 8 इंटू 4 इज़ ₹32 पर स्टॉक। ये देता है आपको 36 डिव पर स्टॉक। अच्छा इसकी प्राइस है 351 और इसकी प्राइस है 363। ये गेन अच्छा देगा, ये डिविडेंड अच्छा देगा। तो आपने चूज़ खुद करना है कि आपको गेन और डिविडेंड चाहिए, तो आप यूबीएल ले लो। अगर आपको खाली डिविडेंड चाहिए तो एमसीबी बहुत अच्छा बैंक है, पक्का डिविडेंड देगा, उसको नहीं परवाह, वो डिविडेंड अपने पक्के देगा आपको। तो मेरा जो पहला स्टॉक सिलेक्शन है यहाँ पे, मैं कहता हूँ कि 2 लाख मैं 2 लाख इन एमसीबी मैं डाल दूँगा, सही है? एट 351 करंट प्राइस। एक ये हो गया। अब अगला सवाल है कि अगला कौन-सा स्टॉक चूज़ करेंगे? तो मैं वो अगला स्टॉक जो यहाँ पे चूज़ करूँगा वो है पीओएल एट अभी जो भी प्राइस चल रही है, लेकिन मैं यहाँ पे कहूँगा कि इसको आपने उठाना 500 के करीब है। नियर ₹500 इन मार्च और अप्रैल, सही है? क्यों भला? क्योंकि पीओएल की प्राइस इसके करीब आ जाती है 500 के। तो पीओएल का सीन ये है, पीओएल दिखा देता हूँ आपको। पीओएल आपको साल का जो है ₹80 देगा रफली, सही है? और ये अप्रैल के पास जो है इसकी प्राइस बहुत ड्रॉप होती है। ये देखो कितना गिर जाता है, 340 का भी हो जाता है और 400 का भी होता है। अब ये बढ़ता ही जा रहा है लेकिन ये टूटेगा, जब टूटता है, फिर ये बढ़ता है, फिर टूटता है। तो ये इस प्राइस की रेंज में जब आता है ना 500 की रेंज में, तब आपने इसको जमा करना है, सही है? और इसका एक और चीज़ दिखा देता हूँ। ये डिविडेंड जो है ना 50, 60, 50, 30 ये 50-60 के बीच में देता रहेगा आपको और साल का ये 50 प्लस 2.5 है मतलब 50 प्लस 25 करो 75, 60 प्लस 20 करो तो 80। तो मैं इसको कहता हूँ ये रफली जो है ना आपको पीओएल ये देगा आपको 70 डिव पर स्टॉक। अच्छा ये मेरी एक पर्सनल सिलेक्शन है, आप इसमें चेंज कर सकते हो, नहीं जी वो स्टॉक ज़्यादा दे रहा है तो वो ज़्यादा दे रहा है। तो ये आपने 2 लाख पीओएल में डाल दिए, 2 लाख आपने एमसीबी में डाल दिया, अब आपके पास रह गया कितना? 6 लाख रह गए, 6 लाख रिमेनिंग। पीओएल जो है ना अपनी आपकी जो प्राइस है ना वो रिकवर कर देगा विद इन 5 इयर्स, विद इन 5 इयर्स आपकी प्राइस रिकवर हो जाएगी। ऊपर से आप क्या करें 50,000 जो है ना या 1 लाख बीओपी पे डाल दें। बीओपी क्या करता है साल का इन 1 ईयर आपको दे देगा ₹2 डिविडेंड एंड करंट प्राइस इसकी चल रही है ₹17 सही है? मतलब आप 1,70,000 डालें तो आपको 20,000 आता रहेगा डिविडेंड मतलब एक लिहाज से 17,000 आ जाएगा आपको। तो ये आपको विद इन 4 इयर्स प्राइस रिकवर कर देगा। मतलब उसको मल्टीप्लाई करो, एक लिहाज से ₹3 समझो, 3 इंटू 5 इज़ 15 लेकिन वो प्राइस में गेन और वो री-इन्वेस्ट करना, वो आपको प्राइस एक लिहाज से आपकी रिकवर कर जाएगा ये स्टॉक। ये स्टॉक आपका 5 साल में करेगा। ये स्टॉक जो है एमसीबी आपका मैंने यहाँ पे लिखा था 4 साल, एमसीबी का 4 लिखा हुआ है, इन 4 इयर्स। इसको मैं ना येलो कर लेता हूँ ताकि आपको नज़र आता रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यहाँ पे आप ये कर सकते हो कि चेंज कर सकते हो, नहीं जी हमें ये नहीं चाहिए, हमें कोई और करें। 1 लाख आप उसमें डाल लें आपको और कैप्को और एनपीएल ये तीनों में से एक कोई सा उठा लें। कैप्को का मैं अभी इसलिए नहीं बता पा रहा क्योंकि कैप्को की अभी बोर्ड मीटिंग है अगली वीक, तो मुझे कंफर्म हो जाएगा कि वो डिविडेंड कितना देता है इस दफा। कैप्को का सिर्फ मसला ये है कि कैप्को जो है ना इस वक्त एक रेड जोन में, क्योंकि इसका अभी कंफर्म नहीं है इसका आगे फ्यूचर का स्टॉक का ना, सही है? तो ये आपने ना इसका स्टॉक्स चूज करने हैं। यहाँ पे कितने हो गए 2 + 2 4 + 1 5 सही है, ये 10 लाख दे दिया, नहीं सही लिखा था। 5 लाख ये हो गए, 6 लाख ये हो गया, पीछे रह गया 4 लाख। उसमें से आप 2 लाख जो है आप एमईबीएल में डाल सकते हैं अगर आपने बैंकों में रहना है, लेकिन मैं यहाँ पे कहूंगा आप डालें एफएफसी में। उसकी प्राइस इस वक्त चल रही 440 सही है और ये देता है ₹32 ₹32 डिव पर स्टॉक। तो ये भी अच्छा खासा इसी की रेंज में आपको रिकवर करेगा। इस रेंज में ये आपके अच्छे खासे पैसे बना देगा। पीछे रह गया आपके पास 2 लाख रह गया। 2 लाख में आपने जो है डिवीजन कर लेनी है अब अपने पैसों की। 1 लाख आप साइड में रख लें फॉर डिप्स। जब भी कोई डिप आए आप वो स्टॉक को फौरन जमा करें और अपने आप को एवरेजिंग करें और 1 लाख जो है आपका आखिरी वाला जो है इसकी आप कमेटी डाल लें और कमेटी डालें 10 महीनों की 10 मंथ्स आपको देगा 10 लाख और अब ये मैंने मजे की बात की है बट टेक इट फर्स्ट मंथ टू अवॉइड इन्फ्लेशन। सारे कहते हैं कमेटी से फायदा नहीं होता पैसे फंस जाते हैं। आप पर मंथ लाख रुपए डालें, आपका जो पहला मंथ होगा वो आप खुद लें, 10 लाख आप निकलेंगे, उस 10 लाख को आप फिर री इन्वेस्ट करें इन्हीं स्टॉक्स में या आप चेंज कर लें। अब जो 10 लाख नए वाले आएँगे, उसको आप यूज़ करें, यूबीएल में डाल दें और मतलब एक आप यूबीएल में डाल दें। यार क्या फ़ॉर्मूला बता दिया तुम लोगों को। और अगले 2 लाख जो है आप अगर आपको ईफड पसंद है वो ले लें या एक और स्टॉक है लेकिन मैं वो थोड़ा-सा डर रहा हूँ बताते हुए। इट इज़ गुड बट रिसर्च योरसेल्फ ये डिविडेंड देता रहेगा आपको पक्के। ये 4 लाख हो गए, पीछे आपके पास रह जाएगा 6 लाख, उसके लिए भी फिर आपका 2 लाख जो है
वो आप एक ऐसा स्टॉक में डालें जो लो प्राइस में डिविडेंड दे रहा है अभी भी। या इसका इस 2 लाख का वो करें जो अचानक वो डिविडेंड दे दे, जिसमें अभी आरिफ अभी लिमिटेड है। ये रिस्की है लेकिन थोड़ा-सा। या एक और है यूडीपीएल, इन्होंने अचानक डिविडेंड दिए थे। वो क्या करेंगे, आपको एक जंप दे देंगे। वो उसकी डिविडेंड से आप फिर बाकी स्टॉक्स पे इन्वेस्ट कर दें। वो मैं यही करता था कि किसी का डिविडेंड अचानक आया, वो मैं किसी और स्टॉक में डाल देता था। नहीं तो वो स्टॉक की प्राइस गिर जाती है, वो स्टॉक की प्राइस रिकवर कर जाती है विदिन 6 मंथ्स कर जाती है, तो वो आपको कवर अप दे देगा। तो यूडीपीएल की इस वक़्त प्राइस चल रही है 70, 78 चल रही है, 79 चल रही है और इसकी चल रही है 96। ये आरिफ हबीब लिमिटेड है। दिखा देता हूँ आप लोगों को। मैं कहानियाँ सुनाता नहीं हूँ, मैं रिसर्च करके बोल रहा होता हूँ यार, मादरत कर रहा हूँ। आरिफ हबीब लिमिटेड ये वाला जो स्टॉक है ना, इसने भी दिया है 96 चल रही, सही है। इसने अभी दिया आपको ये ₹10 डिविडेंड, तो ये ले सकते हो आप, सही है। ये अचानक जब आपको ₹10 दे देगा तो आपके पास अचानक एक पैसा आ जाएगा। वो उस पैसे को आप री-इन्वेस्ट कर दो, सही है। और अच्छा तुक्का देखो मेरा 96 पे ही लिखा है मैंने माशाल्लाह, और यूडीपी का चलो चेक करता हूँ क्या चल रहा है, क्योंकि मैं तुक्के ही मार रहा हूँ प्राइसेज़ में, है ना? तुक्के मार रहा हूँ 78 गलत हो गया, ₹1 गलत हो गया, सही है। तो वीएआर का 33 है, सही है, ये खतरनाक है थोड़ा-सा, बट इन अ सेंस इसने डिविडेंड बहुत बड़ा दिया था, ₹30। इसकी बाकी ये देख लो ईपीएस इतनी अच्छी नहीं है। यार ये इम्प्रूव किया इसने, एक बात है, क्वार्टरली इम्प्रूव किया है। एनुअल का मुझे नहीं पता, एनुअल में देखो मौत पड़ी हुई थी इसको, अब जाके इसने कोई बहुत बेहतर किया। मैंने सुना इसको कोई बाहर से बहुत बड़ा डॉलर्स मिले, तभी ये बहुत इम्प्रूव हुआ। अब ये एक लिहाज़ से लोनली स्टॉक बना है और ये कब देता है डिविडेंड ये भी याद करो। हर साल ये एक पक्का सितंबर के पास डिविडेंड देता है, तो ये स्टॉक जमा कर लो, ये वो सरप्राइज़ डिविडेंड हो जाएगा। अब मैं 10 लाख से 20 लाख तक चला गया हूँ, अभी भी आपके पास 4 लाख पड़ा हुआ है। 2 लाख जो है आप उसमें डाल लो। एक स्टॉक है बीएफएल, वो रख लो, जमा कर लो। ये आपको आराम से ₹12 देता रहेगा और स्टॉक प्राइस ₹104, मतलब लाख रुपए डालो, 12,000 साल का आता रहेगा आपको। फिर एक और स्टॉक है जो यार अब बैंक पे नहीं जाना, ठीक है, कुछ और स्टॉक बताता हूँ, सब्र करो। आखिरी 2 लाख, इसमें भी डिवीज़न कर सकते हो आप, सही है। और वो स्टॉक मैं बताता हूँ आपको, बैंक के अलावा, ऑयल के अलावा कोई नया स्टॉक बताता हूँ। पीएसओ ऐसे डिविडेंड बहुत अच्छे देता है। यार इधर पता है क्या करो तुम लोग, इस आखिरी 2 लाख का, जल्दी बताता हूँ तुम लोगों को स्टॉक स्क्रीनर पे। ईपीक्यूएल उठा लो वैसे, ईपीक्यूएल डिविडेंड देता रहेगा तुम्हें। या एक और काम करते हैं, मेरे ज़हन में स्टॉक आ गया था, फिर मैंने कहा यार वो नहीं, मुझे असल में ये रहता था पिकेट, लेकिन इसने डिविडेंड देना छोड़ दिया अब। एसएल बैंक, इंडस मोटर, ये यार ये रख लो डीओएल। ये तुम्हारे पैसे सेव रहेंगे, सारी ज़िंदगी के पैसे सेव हैं, सही है। ये डिविडेंड पक्के देता है, ₹2 ही देगा और साल का ₹2 देगा। या ₹4 दे रहा अब तो, पहले 2-2 देता था, अब 4 देने लग गया। सही है, क्योंकि 24 में से 1 दफ़ा दिया था इसलिए बोल रहा हूँ मैं। 38 का स्टॉक है, इसमें डाल लो डीओएल में। ₹38, ₹2 स्टॉक डिविडेंड, कसम से ये तुम्हें पक्के पैसे देगा। 3,80,000 डालो, तुम्हारे ₹4, ₹2 गलत दिखा, 4 लिख रहा हूँ मैं। 3,80,000 डालो और वो तुम्हें ₹4 के साथ ही डिविडेंड दे देगा। सही है, मतलब 1000 को 4000 आराम से तुम्हारे डिविडेंड इकट्ठे होते जाएँगे। वो तुम्हारे 40,000 जो डिविडेंड आएगा उसको रीइन्वेस्ट करते जाओ। तो यूँ अगर आप एक रफ एस्टिमेशन करो ना, एक तरफ तुमने कमिटेड डाल ली इधर से, एक तरफ तुमने डिप्स के लिए साइड में रख लिया, एक तरफ से तुमने कमिटेड डाल ली, एक तरफ से तुम्हारे पास कौन-सा स्टॉक आ गया, एमसीबी आ गया, पीओएल आ गया, बीओपी, अभी 3 हो गए। चौथा स्टॉक आपको 5वाँ एफएफसी, फिर तुम्हारे पास आ गया यूबीएल, पैकेट, एएचएल, बीएफएल और डीओएल। ये 10 स्टॉक्स तुम्हारे पास यहाँ पे आ गए और इन्हीं 10 लाख से तुमने डिविडेंड खाए अगर, तो रफली ये तुम्हें 15 लाख तक लेके जाएगा और कमिटी के साथ 25 लाख तक तुम आराम से विदिन 9 मंथ्स, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा मैं मंथ इसलिए बोल दिया क्योंकि कुछ स्टॉक के डिविडेंड आ रहे हैं, कुछ के चले जाएँगे, तो तुम्हारे पास वो जो जमा करने का टाइम है ना, वो 9 मंथ्स है। क्यों भला? अभी क्या चल रहा है, सितंबर चल रहा है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो 6 और 7, 8 और 9, अभी मैं 9 बहुत ज़्यादा बोल दिया, तो मैं इसको कहता हूँ विदिन 8 मंथ्स। विदिन 8 मंथ्स तुम लोग 10 लाख से 25 लाख का सफ़र तय कर सकते हो। सिर्फ इनमें डिविडेंड जमा करो। हाँ, तुम ये कर सकते हो नहीं कि मुझे बीएफएल नहीं चाहिए, सो चूज़ एमईबीएल, और अगर तुम्हें यूबीएल नहीं चाहिए, सो चूज़ एफएबीएल। ये शरिया हो जाएँगे 2, जो तो शरिया वाले लोग हैं वो तो चल जाए। आई थिंक डीओएल शरिया है और एनएटीएफ वगैरह भी शरिया है, लेकिन मैं यहाँ पे रिकमेंड नहीं करूँ क्योंकि उन्होंने डिविडेंड कम दिए हैं। तो यहाँ से आप एक 10 लाख से बेस्ट डिविडेंड स्टॉक्स मैंने बता दिए, मैंने स्टॉक्स में भी बता दिया। तुम लोग या आप लोग यहाँ से अच्छा खासा कमा सकते हो पैसे। और मैंने वो स्टॉक्स बताए जो डिविडेंड रेगुलर दे रहे हैं, कहीं किसी ने छोड़ा नहीं, हपको ने फिर दे दिए डिविडेंड। इर्रिस्पेक्टिव के अभी भी डिविडेंड नहीं दे रहे। एफएफसी ने भी दे दिया। एक स्टॉक चलो मैंने मेंशन नहीं किया था, वो था आपका ईपीक्यूएल। यू कैन चेंज ईपीक्यूएल फ्रॉम हपको, लेकिन हपको ने भी बहुत प्यारा डिविडेंड दिया, तो इसलिए मैं जरा ईपीक्यूएल पे 50-50 हूँ। तो यहाँ से आपके पास एक अच्छा खासा एक पोर्टफोलियो बन सकता है, तो आप 10 लाख का सफर शुरू करेंगे, 15 लाख तक जाएँगे और अगर आप 8 महीने तक खेलेंगे इसी तरह, तो आप 25 लाख तक जा सकते हैं। सही है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो, लेकिन मैंने आपको एक रफ आइडिया दिया है
इस तरह डिविडेंड्स आपने स्टॉक्स पकड़ने हैं और वो चलाएँ। अब आप कहें नहीं जी वो कुछ तो अचानक डिविडेंड है उसके लिए मैंने यही कहा है ये 1 लाख साइड में रख लो फॉर डिप्स और इंस्टेंट डिविडेंड। आपका वो जी आपने वो लक्की सीमेंट डाला, मार्डिन डाला, भई वो 1 दफ़ा दिया, 2 दफ़ा डिविडेंड दे रहे हैं और वो भी उनको टाइम लगेगा रीगेन करने में। अगर कोई स्टॉक मेरे से मिस हुआ है तो काइंडली कमेंट्स में बताएँ ताकि मैं सोचूँ इस बारे में कि यार ये स्टॉक क्यों मिस हुआ है। बट दिस इज़ माय पर्सनल ओपिनियन फॉर दीज़ स्टॉक्स ये एमसीबी मेरा फेवरेट था, यूएल मेरा फेवरेट है, ठीक है? बीओबी मेरा फेवरेट है। मोहब्बत नहीं है इनके कोई ओनर्स मेरे जानने वाले नहीं है, बट ये मेरे अपने टाइम पे स्टॉक्स थे जो अभी भी माशाल्लाह खड़े हैं अपने पैरों पे। कैप्को मेरा फेवरेट था, नेशनल पावर लिमिटेड मेरा फेवरेट है, निशान पावर लिमिटेड, हपको भी मेरा फेवरेट है, एफएफसी मेरा बहुत फेवरेट है लेकिन मेरे तक पहुँचा नहीं आज तक। मुझे फेस की जगह से वो इफड पसंद था, इफड बट नो, डिविडेंड बहुत कम कर दिया इसने। डिविडेंड किंग होता था एक टाइम पे। पिकेट एक स्टॉक है वो डिविडेंड किंग होता था एक टाइम पे यार, उसने डिविडेंड देना छोड़ दिया। मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे स्टॉक स्क्रीनर खुला हुआ था, उसने डिविडेंड देना ही छोड़ दिया भाई आजकल। तो यार ये चीज़ें बाकी आप लोगों की मर्ज़ी है, चूज़ योर बेस्ट ये बहुत पुराने डिविडेंड देता आ रहा है, लेकिन इसने देना अब छोड़ दिया क्योंकि इसका कॉन्ट्रैक्ट का मसला चल रहा है गवर्नमेंट के साथ। बट दिस इज़ वन ऑफ द स्टाइल मैं इसमें खेलता था एक टाइम पे 17-18 में। मेरे पास पैसे इतने ज़्यादा नहीं थे, मेरे पास 2-3 लाख ही थे, लेकिन आई यूज्ड टू स्टार्ट फ्रॉम लाइक दिस ओके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, किसी को कोई क्वेश्चन हो लाज़िम पूछें, ठीक है? मिलते हैं इंशाअल्लाह।